नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबरें, मैं बताऊंगी आपको। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। देश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें हैं आज बड़ी, वो मैं आपको बताऊंगी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ पर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। अब कोई भी जानकारी दे रही कि थोड़ी देर में बीजेपी की बैठक होने वाली है और कुछ देर में एकात्म परिसर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भाजपा की बैठक है। चुनाव की रणनीति और कार्य योजना पर मंथन होगा। कार्यकर्ताओं को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ये बैठक लेंगे। इसी के साथ ये भी जानकारी दे रही कि दक्षिण विधानसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की भी आज घोषणा होने वाली है। आज का दिन बेहद खास है और आज शाम तक कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होगी, ये दीपक बैज का कहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दमदारी के साथ दक्षिण का चुनाव लड़ेगी। सभी वरिष्ठ नेताओं को वार्डों की जिम्मेदारी दी गई है। पार्षदों और छाया पार्षदों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कल थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन संभवतः आज मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कांग्रेस का ऐलान हो जाएगा। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां श्योपुर में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन पर अंधविश्वास का खेल नजर आया। दरअसल यहां एक व्यक्ति ने शरीर में देवता आने का दावा किया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने इसके बाद उनसे जीत का आशीर्वाद भी लिया। बीरपुर में कांग्रेस ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और किस तरह से वो यहाँ पर आशीर्वाद लेते नजर आए, ये तस्वीरें आप देखिए। श्योपुर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर एक व्यक्ति ने उद्घाटन के दौरान अपने आप पर देवता आने की बात कही, लेकिन इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर जीत का आशीर्वाद लेते नजर आए। और अगर जिम्मेदार ही इस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे तो कैसे चलेगा। तो कुछ राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची आ चुकी है, जबकि कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की आज इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रत्याशियों को नामों का जो उनका नाम है ये अंतिम रूप उनमें दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस की दावेदारी वाली सीटों पर शिवसेना की उद्धव गुट और एनसीपी की शरद गुट अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं का दावा है कि आज प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी और कल कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी। कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों से, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। और अब छत्तीसगढ़ की बेमितरत से खबर, जो एमएलए ईश्वर साहू के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी लामबंद हो गए हैं। थाना प्रभारी और एसडीएम को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। विधायक ईश्वर साहू के बेटे पर मारपीट का आरोप है। आदिवासी युवक से मारपीट करने का आरोप लगाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और बता दें कि SC/ST एक्ट के साथ कई धाराओं में FIR भी दर्ज हुई है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां श्योपुर जिले की विजयपुर सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए और 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को मैदान में उतारा है। रावत वर्तमान में मोहन सरकार में मंत्री के पद पर भी काबिज हैं। खास बात यह है कि रावत अब तक कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन ये पहली बार बीजेपी के टिकट पर अब चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा पर दाव खेला है। मुकेश 2013 से पहले बीजेपी में ही थे। उनका 2013 में बीजेपी से मोहभंग हो गया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन 2023 में उन्हें कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया, जिसके चलते वो 2023 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे। उन्हें हार का हालांकि सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 44,000 वोट मिले और उन्हें तीसरा स्थान मिला था। फिलहाल दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुद्दा बहुत है और पूरे क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई पड़ी है, बिजली के खंभे टूटे हुए पड़े हैं, काफी समस्या है क्षेत्र में। आज तक विकास हुआ नहीं है कहीं यहाँ पर। इस बार पूरी पार्टी तैयारी कर रही है और सभी लोग हमारे साथ में हैं, तो इस बार
परिणाम अच्छे आएंगे और चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। विकास एक मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। विजयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के तुरंत बाद 100 स्तरीय अस्पताल की स्वीकृति मिल चुकी है, उसका भी निर्माण होना है। ऐसे कई काम चुनाव से पहले ही करा दिए। तो सियासत पल पल अपना रंग कैसे बदलती है, ये सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर से मौजूदा प्रत्याशी हैं वो पहले पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इस वक्त जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विजयपुर से, वो पिछला चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे थे। कुछ राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि बंगला नहीं लूंगा, उनका बंगला शीश महल है। ये भी कहा था कि लाल बत्ती नहीं लूंगा, लाल बत्ती तो मोदी सरकार ने खत्म कर दी। इसके अलावा संबित पात्रा ने कई केजरीवाल के जो पिछले बयान थे उनकी याद दिलाई है। मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। कल जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है दिल्ली की, उन्होंने शीश महल अरविंद केजरीवाल जी की सरकारी आवास के इन्वेंटरी को जारी किया, ऐसे मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है। और आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले जगदलपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महापौर निधि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग भी की है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य का कहना है कि विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करने पर महापौर का छुपा हुआ भ्रष्टाचार सबके सामने आ जाएगा। कांग्रेस ने महापौर के खिलाफ एफआईआर करने की भी मांग की, जिसके जवाब में महापौर सफीरा साहू ने कहा कि महापौर निधि की ज्यादातर राशि कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों में खर्च की गई है। सभी काम कांग्रेस के पार्षदों के निगरानी में हुआ, ऐसे में भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठता। महापौर ने कांग्रेस को महापौर निधि से हुए विकास कार्यों की सूची सार्वजनिक कराने की चुनौती भी दी है। मेरे बार बार दखल अंदाजी होने के बाद महापौर बीजेपी चली गई, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि आपके कार्यों में कहीं ना कहीं संदेह है, कांग्रेस इससे बदनाम होगी और आप अपने कार्यों में ईमानदारी रखिए। बीजेपी में पुनः चली गई, अभी स्पष्ट है कि महापौर भ्रष्ट। मुझे लगता है कि मीडिया के सामने पूरी लिस्ट को रखना चाहिए था और मीडिया के सामने खुलासा होना चाहिए था कि महापौर निधि किन वार्डों में सबसे अधिक काम हुआ है। अगर आप पूरे 48 वार्ड में निकालेंगे तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उसमें कांग्रेसी वार्ड ही निकलेंगे। मैंने ईमानदारी के साथ काम किया और जो भी आरोप लगा रहे हो गलत है। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर लाउड स्पीकर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल आईएएस सेल बाबा मार्टिन ने लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठाए हैं। मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, ये उनका बयान है। लाउड स्पीकर कई गलियों में दूर तक बजते हैं, आधी रात तक बजाए जाते हैं, ये कहना मार्टिन का। और लाउड स्पीकर से डिस्टर्बेंस आखिर क्यों नहीं होती, ये उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो कराहल उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद हैं डिंपल यादव ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि करहल से समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। और डिंपल यादव ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि उपचुनाव में बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। राजधानी रायपुर में धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। गृह मंत्री के बंगले के सामने वो धरना दे रहे हैं और 27% वेतन वृद्धि की मांग यहां पर की जा रही है। तो बीते लंबे समय से लगातार जो मांग थी, उस मांग को लेकर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर उनकी मांगें सुनी नहीं जाती है, पूरी नहीं की जाती, तो लगातार अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। इधर इंदौर में रेसिडेंसी कोठी का नाम शिवाजी कोठी करने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब संस्था पुण्य श्लोका के लोगों ने विरोध दर्ज किया है। देवी अहिल्याबाई कोठी नाम रखने की मांग की जा रही है। अहिल्याबाई कोठी नाम रखने के लिए बैनर भी यहां पर लगाए गए हैं। रेसिडेंसी कोठी का नाम देवी अहिल्या विश्राम गृह रखा जाए, फैसले से पहले जनता से विचार विमर्श करना चाहिए था, ये इस संस्था का कहना है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से आतंकियों के टारगेट में रहा। टारगेट किलिंग का मामला वहां पर सामने आया। 7 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक स्थानीय डॉक्टर और टनल पर काम करने वाले 6 मजदूर शामिल हैं। मृतकों में 5 गैर स्थानीय हैं, जिसमें से 2 अधिकारी वर्ग के हैं और 3 श्रमिक वर्ग से हैं। इस अटैक में 5 वर्कर गंभीर रूप से घायल हैं।
इलाज के लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उन्हें भर्ती किया गया है। हमला गांदरबल में जिले में सोनमर्ग के आसपास हुआ है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकी हमले की एनआईए जांच करेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमले की वो निंदा करते हैं और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने आतंकी हमले को कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध बताया है। और अमन साहू को फिर से पुलिस रिमांड पर लेगी। दोबारा पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी पुलिस और रायपुर एसएसपी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है अब तक, लेकिन कुछ शूटर्स दोनों गैंग के लिए काम जरूर करते हैं। मोडस ऑपरेंडी के बारे में जानकारी पुलिस जुटा रही है। अमन साहू के साथ लगभग 18 और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। अमन साहू का अभी पुलिस रिमांड लिया गया था। वो हमारे 2 मामले में आरोपी था। पहले राउंड की पूछताछ जो है गंज थाने के प्रकरण में हुई है, उसमें कई सारी चीज़ें सामने आई। अभी हम लोग दोबारा रिमांड ले रहे हैं। ट्रांजिट पे लाया गया था तो उसको फिर से हमें दाखिल करना पड़ा, जिसको हम लोग आज फिर से पूछताछ के लिए अभी रिमांड पे लेंगे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसने बताई है। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है। दरअसल देर रात प्रशासन ने मंदिर में बाहर से ताला लगाया है। श्रीमाली समाज ने यह आरोप लगाया है कि पुजारी के परिवार में मृत्यु के बावजूद भी सूतक में पूजा अर्चना की गई। प्रशासन ने मंदिर में दूसरे पुजारी की नियुक्ति की, उन्हें भी वो पूजा करने नहीं दे रहे। इधर श्रीमाली समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए सुबह मंदिर में गंगाजल छिड़क कर गर्भगृह के कपाट खोले हैं। आपको बता दें कि पुजारी पर महालक्ष्मी मंदिर में लाखों रुपए के सजावट का भी आरोप है। परिवार में मृत्यु के बावजूद सूतक में वो मंदिर में पूजा पाठ का काम कर रहा था, लेकिन समाज के विरोध के बाद प्रशासन ने नए पुजारी की नियुक्ति की और अब मंदिर में नियमित पूजा अर्चना की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के संजौली स्थित विवादित मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम अब शुरू हो चुका है। वक्फ बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ने का फैसला लिया है। सबसे पहले मस्जिद की छत को उखाड़ा गया और इसके बाद निचले हिस्से में बनी 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। कमिश्नर कोर्ट द्वारा मस्जिद कमेटी को 2 महीने का वक्त मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिद के आसपास पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। यह भी आपको बता दें कि इस मामले को लेकर 5 अक्टूबर को शिमला कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 महीने का वक्त भी दिया था। मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एसीबी की टीम पहुंची हुई है। जेल में बंद लेखापाल के बैंक खाते की जांच हो रही है। रिश्वत लेते लेखापाल सत्येंद्र सिन्हा पकड़ा गया था। सरपंच से इसने 19,000 रुपए रिश्वत लिए थे। यूडब्ल्यू ने आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया था और अब टीम जांच के लिए पहुंची हुई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आपको खबर बता दें, जहां पर मंदिर के बाहर शराब की बोतलें फेंकी गई हैं। बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक सामग्री भी बाहर पड़ी हुई मिली है। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है कि आखिर किस तरह के असामाजिक तत्व जो हैं वो इस तरह से चीजें कर रहे हैं। पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र के प्रति पुलिस कर्मियों के बलिदानों के लिए आभार व्यक्त किया और सभी को श्रद्धांजलि दी है। सभी राज्यों के पुलिस लाइंस में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड और शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और राज्यपालों ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। और अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आप देखें। मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विजयवाड़ा से आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में 21 अक्टूबर 1959 को भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए 10 पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। तब से इन शहीदों और कर्तव्य को निभाते हुए ड्यूटी को जो शहीद हुए थे सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस जगत में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके में लगातार अब नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि स्कूल की दीवार के पास पॉलीथिन बैग में विस्फोटक रखा गया था। बैग को 1 फीट गहरे गड्ढे में छिपा कर रखा गया और इसे कचरे से ढका गया।
ताकि किसी की नज़र में ये ना आ सके। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी को भी खंगाला है। एक दिन पहले के फुटेज में दिल्ली पुलिस को दीवार के पास एक सफ़ेद टी शर्ट पहने शख्स दिखाई पड़ा है। पुलिस इस संदिग्ध शख्स की तलाश में जुटी हुई है। प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे इस धमाके में हालांकि कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन फेस्टिवल सीजन में इस तरह की घटना को सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है। जांच के साथ 4 एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। इधर मध्य प्रदेश में जगह जगह खाद की किल्लत देखी जा रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरदा में खाद लेने के लिए किसान एक दिन पहले ही जिला मुख्यालय पहुंचे और गोदाम के बाहर पूरी रात भी उन्होंने गुजारी। वहीं ग्वालियर के पिछोर की भी तस्वीर आप देखिए। खाद की कालाबाजारी का एक मामला सामने यहां पर आया है। LSS संस्था के खाद सप्लाई प्रभारी अल्ताफ खान पर महंगे दाम पर व्यापारियों को खाद बेचने का आरोप है। आरोपी को नायब तहसीलदार ने रंगे हाथों पकड़ा है और मौके से 2 वाहनों की जब्ती भी कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही 2 खाद गोदामों को भी सील किया गया। वहीं कलेक्टर ने आरोपी सप्लाई प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मुरैना में खाद के लिए किसान लंबी लंबी लाइनें कैसे लगा रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि खाद पूरी तरह से यहां खत्म हो चुका है। किसानों को 28 तारीख की पर्ची खाद वितरण केंद्र से बांटी जरूर गई है। वहीं नर्मदापुरम में टोकन वितरण से किसानों में नाराजगी नजर आई। किसान खाद की रैक नहीं लगने से बेहद परेशान हो रहे हैं। और इसी बीच राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां तेलीबांधा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अमन साहू को प्रोडक्शन वारंट पर लेने आवेदन लगाया गया। CJM कोर्ट में तेलीबांधा थाना पुलिस ने आवेदन लगाया है। प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद पुलिस रिमांड पर ले सकती है। तेलीबांधा थाना पुलिस अमन साहू से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। कोल कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर पूछताछ किया जाएगा। तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले हम आपको खबर दिखा रहे थे, जहां एक बार फिर से अमन साहू से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ले सकती है। और इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर पहुंचा रहे हैं कि आवेदन लगा दिया गया और कुछ ही देर का समय बाकी है जब अमन साहू को रिमांड पर लिया जाएगा और इस पूरे शूटआउट के मामले को लेकर उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो वारंट जारी होने के बाद रिमांड पर ले सकती है पुलिस और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। हालांकि अब तक पुलिस ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़े खुलासे अमन साहू की तरफ से नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों के तार जरूर इनसे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से आवेदन लगाया गया रिमांड पर लेने के लिए और कुछ ही देर में रिमांड पर लिया जाएगा आवेदन स्वीकार होने के बाद, जिसके बाद अमन साहू से मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में आगे कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लग सकते हैं। नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था देखने को मिली है। टॉर्च की रोशनी में इलाज करने का दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है। सरकारी अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर शनिवार रात को बिजली जाने के बाद किस तरह से टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो से ये सवाल भी खड़े होते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इतनी अव्यवस्था आखिर क्यों। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम में सरकारी अस्पताल का ये वीडियो अब बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। तो जहां पर टार्च के भरोसे मरीज की जिंदगी दांव पर लगी हो, वहां पर सिस्टम पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये मैं आपके हवाले छोड़े जा रहा हूं ये सवाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम तीनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।